राजेश जी, क्लियरली एक जो वीक पीरियड था वो शायद अब यहाँ पर खत्म होने वाला है इन सेंस ऑफ डिमांड, और आगे जाकर काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं। अगस्त का महीना वो सामने लेकर आएगा। जिस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हमने अब सोने में आते हुए देखी है, आपकी क्या सेंस है? पहले तो फेस्टिवल डिमांड को लेकर किस तरह के आंकड़ों के साथ जीजेसी काम कर रहा है? देखिए, जीजेसी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक B2C प्रोग्राम है जिसे लकी लक्ष्मी कहा जाता है, वो हम लोग इस बार लॉन्च कर रहे हैं फिर से एक बार हर साल की तरह। तो इस वजह से फेस्टिव सीजन के बाद जो वेडिंग सीजन है तब तक के इसका फायदा हमें मिलेगा। और रही बात डिमांड को लेके, तो पूरे साल का 2 महीने ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है, वो होता है अगस्त और होता है एक नवंबर। अगर मैं देखता हूँ हर साल में, तो अगस्त के दरमियान में फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है अगस्त के बाद से, तो इस वजह से दिवाली की तैयारी अगस्त में शुरू हो जाती है। इस वजह से भी गोल्ड इंपोर्ट अच्छा खासा बढ़ता है, क्योंकि ज्वेलरी पहले से बनानी पड़ती है, और दिवाली जैसे कि इस बार अक्टूबर में है, तो इस वजह से जैसे ही अक्टूबर का सेल मिलेगा तो फिर सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा तो फिर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो साल के ये 2 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल रहते हैं। और गोल्ड के रेट को अगर हम लोग देखते हैं, तो जिस तरीके से गोल्ड ने पिछले अगर 6 महीने का मैं देखता हूँ, $2700 से लेके तो $3500 का जो एक ह्यूज गैप को फिल किया है, और $3300 और $3400 में अभी अपने आप को सेटल कर दिया है। तो अभी ये दिखता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है। मैं मानता हूं कि कई ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि गोल्ड को नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है, या अभी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप किसी में इंटरवीन करते हैं, इस वजह से भी कई बार ऐसा लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी पूरे दुनिया में ट्रंप को भी बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर दिया है, और ट्रंप की नीतियों का क्लियरिटी नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, कि उनकी आर्थिक जो सोच है, या आर्थिक उदारीकरण, या जो भी वो प्लानिंग करते हैं देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए अगर सोचते हैं, तो इसके वजह से अभी लोगों ने उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया। और इसके वजह से अगर किसी को भी सेफ हेवन दिखता है तो गोल्ड दिखता है। इस वजह से गोल्ड अभी भी काफी स्ट्रांग मुझे दिखता है। वेल एब्सोल्युटली। राजेश जी, ये तीसरी बार है मैं आपको लकी लक्ष्मी के बारे में बात करता हुआ सुन रही हूँ। एग्जैक्टली क्या है ये स्कीम? देखिए, ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। इसे हर कस्टमर को 25,000 की खरीदारी पे एक कूपन उन्हें अलॉट किया जाएगा। और खास बात यह है कि ज्वेलर अगर इसमें अगर कूपन्स खरीदते हैं, अगर मानिए उन्होंने 10 लाख के कूपन खरीदे हैं, तो उनको 12 लाख वर्थ का प्राइजेस हम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे शॉपकीपर्स को किसी प्रकार का ये ना लगे कि वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं उनका कोई शेयर ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। और निश्चित तौर पे कस्टमर अगर खुश है तो ऑटोमेटिक दुकानदार खुश होता है, ज्वेलर खुश होता है। और कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए हम लोग ये फेस्टिव सीजन के अंदर लकी लक्ष्मी को लेके आ रहे हैं, जिसे हर कस्टमर को एश्योर्ड प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, वीकली प्राइस मिलेगा, बम्पर प्राइस मिलेगा। और इस बार की जो लकी लक्ष्मी है और बड़े पैमाने पे, इस बार हम लोग ने काफी बड़े चेन स्टोर है उनसे भी बात की है, छोटे ज्वेलर्स को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो 360 डिग्री इसमें पूरी तरह से हम लोग इन्वॉल्वमेंट सभी का ले रहे हैं, और प्राइजेस भी जबरदस्त तरीके से। और फेस्टिव सीजन में क्या होता है, सभी के पास पैसा होता है, तो अभी गोल्ड के लिए वैसे भी काफी लोगों का आकर्षण बढ़ा हुआ है। तो वो आकर्षण, बढ़ा हुआ आकर्षण को हम लोग इनकैश करना चाहते हैं, कस्टमर को एक सही दिशा में अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए। कस्टमर अगर ज्वेलरी खरीदता है तो उन्हें ये लगे कि हाँ, ज्वेलरी के साथ मुझे ये भी मिला। तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक काउंसिल होने के नाते हम लोग बिल्कुल जो हमारे डोमेस्टिक ज्वेलर्स है, जो छोटे से छोटे ज्वेलर्स है, उनका सेल कैसा बढ़े, क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड के रेट बढ़े हैं, इस वजह से सेल में कहीं ना कहीं थोड़ा इंपैक्ट दिख रहा था पिछले 2-3 महीनों से। मार्च में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डाउनफॉल आया था, क्योंकि रेट एकदम से फेब और मार्च में बढ़े थे। तो ये अभी फुलफिल हो जाए हमारा अगस्त सितंबर के बाद से, इस वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका। देश में सोयाबीन की बुआई 11 जुलाई तक 9% तक गिरी है। क्लियरली बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जिस तरह से किसानों को यहाँ पर सोयाबीन के प्राइसेस मिले हैं, और क्योंकि दूसरी फसलों में यहाँ पर उन्हें ज़्यादा मुनाफा हुआ है, तो बाजार इन सम सेंस ये मान के चल रहा था कि सोयाबीन की बुआई में हम कुछ गिरावट आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसका क्या असर पड़ सकता है आगे जाकर ओवरऑल एडिबल ऑयल सेक्टर के तौर पर, इस पर बात करेंगे। GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हमारे साथ हैं। नीरव, क्लियरली सरप्राइजिंग नहीं है। आई इमेजिन
इमेजिन आपसे भी लास्ट टाइम बात हुई थी तो हम यही बात कर रहे थे कि कुछ गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली आपने कहा था 2 से 5% तक की गिरावट रह सकती है। अभी भी हमारे पास 15-20 दिन है अंटिल वी सी द फाइनल नंबर्स, लेकिन ये जो 9 से 11% की गिरावट है इसे कैसे रीड कर रहे हैं? किस तरह की फसल हम फाइनली यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं? सो मनीषा, इसमें एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पहले हम फैक्ट्स की बात करें, एमएसपी 4890 की थी। कंप्लीट सीजन का एवरेज सोयाबीन का मंडी का 4200 से ऊपर का नहीं रहा होगा। सो कंप्लीट 690 रुपए फार्मर को नीचा मिला। यस, ये बात जरूर है कि काफी सालों बाद सरकार ने सोयाबीन की परचेज करी और स्टॉक किया नाफेड के द्वारा। तो 20 लाख टन का स्टॉक सरकार ने किया। तो वो 20 लाख टन के फार्मर, रफली अपन कह सकते हैं 20 या 18% फार्मर का माल उन्होंने जरूर लिया एमएसपी पे, पर बाकी मेजॉरिटी को नहीं मिला। तो ये एक सिचुएशन है। साथ में जो कंपीटिंग क्रॉप्स है, या जिस तरीके से मक्के में डिमांड बढ़ रही थी, जिस तरीके से आज ये सारे इथेनॉल प्लांट्स की डिमांड है, तो फार्मर भी ये चीज देखता है कि किस प्रोडक्ट की डिमांड है। आज भी अगर आप सोयाबीन को देखेंगे तो वहीं की वहीं चल रही है। कल के ऑक्शंस गवर्नमेंट के 4300 के एवरेज में गए, नीचे में 4250, ऊपर में 4350। सरकार ने ये 20 लाख टन में से करीब 8 लाख टन सोयाबीन अब बेच दिया है, 12 लाख टन सरकार के पास रह गया है। तो अब आज सरकार की बेचवाली भी इस मार्केट को दबा रही है। और सोइंग टाइम पे जरूर सरकार ने एक अच्छी एमएसपी बढ़ा के 5300 प्लस की करी, बट उसके बाद भी फिजिकल भाव तो जो सोइंग टाइम पे फार्मर देखता है हमेशा के मंडियों में क्या चल रहा है और उसके बेस पे डिसीजन लेता है। तो प्राइजेस डेफिनेट है कि एक फैक्टर रहा है, नेगेटिव फैक्टर रहा है सोइंग का। और मैं नहीं मानता हूं कि बहुत बड़ा कोई इंक्रीज आता हुआ दिखता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आज मेरे हिसाब से ऑन द ग्राउंड 90% सोइंग ऑलरेडी हो चुकी होगी। आज 17 जुलाई हो गई है। गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग जनरली 12 से 15 दिन डिलेड आती है। बाय एंड जुलाई हमें फाइनल नंबर्स ब्रॉडली मिल जाएंगे। साथ ही मराठवाड़ा में अभी थोड़ा सा रेनफॉल डेफिसिट है। जून महीने में 20% डेफिसिट था, जुलाई महीने में 14-15 जुलाई तक अबाउट 40% डेफिसिट था। तो वहां पे भी अगर नहीं सोइंग कर पाए फार्मर तो कॉटन या दूसरे लेट क्रॉप्स पे जाएंगे। तो मैं नहीं मानता हूं कि सोइंग में कोई बहुत बड़ा इजाफा आएगा। उसके सामने सोपा ने सर्वे किया और सोपा का ऐसा कहना है कि एरिया नहीं घटा है। सो डेफिनेट है उन्होंने कुछ सर्वे किया होगा और उनको ऐसा लग रहा होगा। बट अमूमन हमें जो व्यापारियों से, किसानों से और हमारी उससे आ रहा है कि कुछ ना कुछ एरिया घटेगा, क्योंकि फार्मर को क्रॉप का प्राइस बहुत अच्छा नहीं मिला है और कहीं ना कहीं दूसरे क्रॉप्स में उनको बेटर रियलाइजेशन मिला है। नीरव, एक चीज़ जो हम लगातार कई सालों से बात करते रहते हैं, जैसे आपने कहा पिछले पूरे साल यहाँ पर किसानों को एमएसपी मिला ही नहीं, बारिंग दैट 18%, और प्राइसेस 4890 तक तो छोड़िए, और अब जिस तरह का एमएसपी है वहाँ पर भी जाएंगे या नहीं, एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन नीरव, एक डिबेट ये भी है कि जो लागत है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सोयाबीन है वो काफ़ी कम है। तो अगर एमएसपी नहीं मिलता है या करंट लेवल्स भी मिलते हैं, उसके बावजूद भी किसान को अपनी लागत प्लस कुछ मिल ही जाता है। इज़ दैट द रीज़न कि किसान सोयाबीन के साथ रहते हैं? सो बेसिकली जैसे आज इंदौर के आसपास में हम मालवा क्षेत्र में बात करें तो किसान सोयाबीन के सिवाय खरीफ में बहुत कोई दूसरी प्रोडक्ट लेता ही नहीं है, इसीलिए शिफ्ट भी नहीं करता है। और जैसे कि आपने कहा कि उसको लागत वाइज फिर भी एक डिसेंट रियलाइजेशन है। बट जहां किसान के पास दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कि आज ईस्ट एमपी में अगर वो शुगर केन या राइस पे शिफ्ट हो रहा है और उसको वहां बेटर रियलाइजेशन मिल रहा है, तो फिर आज उन डिस्ट्रिक्ट्स में या उन एरियाज में वो शिफ्ट हमको आता हुआ दिखता है। सिमिलरली आज महाराष्ट्र में नीरव, जस्ट टू गेट अ सेंस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है सोयाबीन की? सो रफली अभी हाल फिलहाल मैंने कोई ऑफ लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकाली, पर किसानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस में आप समझिए कि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रफली अराउंड 3000 से 2800 के बीच में रहेगी। बट आज किसान सिर्फ 2 फसल लेता है या कई किसान सिर्फ एक फसल लेते हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनको 80% या 100% का रियलाइजेशन है। हमें ये देखना है कि आज अगर वो कोई फसल बनाता है और उसके कारण अगर वो 80,000 रुपए का रियलाइजेशन या लाख रुपए का रियलाइजेशन लेता है और घर पे 40,000 रुपए ले जाता है, तो उसमें उसको 4 से 5 महीने उसकी फैमिली को सस्टेन करना है। तो आज ये सिचुएशन है। बट जो एरियाज में जैसे महाराष्ट्र में या ईस्ट एमपी में या एक्सट्रीम वेस्ट एमपी में जब दूसरी क्रॉप्स उनके पास अवेलेबल है, वहां पे ये शिफ्ट आने लगता है।
अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस क्रॉप भी बहुत अच्छा है, और कल ही अगर आप देखेंगे तो मील ने नया लो मारा है, और ऑयल मार्केट थोड़ा सपोर्टिव हुआ है बिकॉज आज वर्ल्ड ओवर मील एक्सेस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन मील के प्राइसेस में भी इम्पैक्ट कर रहा है, डोमेस्टिकली डीडीजीएस भी इम्पैक्ट कर रहा है। सो आज इकोसिस्टम में सोयाबीन मेजरली सोया मील पे चलता है, और सोया मील ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ये भी एक कहीं ना कहीं वाइब किसान को, कहीं ना कहीं फीलर किसान को मिलता है। यस, ये जरूर है कि तेल मार्केट अच्छा है और सोया ऑयल उसका बेनिफिट दे रहा है, बट 18% ही सोया ऑयल है, और रफली 38 to 45% का कंट्रीब्यूशन ही ऑयल से मिल पाता है सोयाबीन को, अनलाइक मस्टर्ड और अदर क्रॉप्स जहां मेजॉरिटी मतलब 65 to 75% कंट्रीब्यूशन ऑयल से आता है। फेयर पॉइंट। नीरव, अब यहाँ से आगे अब किस तरह के प्राइसेस आपको बनते हुए नजर आते हैं? आई मीन ऑफ कोर्स हम काफ़ी गिरावट ऑलरेडी प्राइसेस में यहाँ पर देख चुके हैं। क्या एक कंसोलिडेशन है गिवन ऑल द फैक्ट्स, या फिर आपको लगता है कि यहाँ से भी कुछ कंसर्न्स हैं कि प्राइसेस गिर सकते हैं? सी ओवरऑल आई फील प्राइसेस ऑलरेडी बहुत लो लेवल पे है, न्यू एमएसपी इज हाई, तो मार्केट में कोई बहुत पैनिक वाली बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बॉटम पे हैं मार्केट के। बट ऑप्टिमिज्म नहीं है इस मार्केट के साथ। आज भी सरकार के पास 12 लाख टन सोयाबीन है, इंडस्ट्री के पास भी एक ठीक क्रॉप अभी भी कैरी करके चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है। सो इन सब के कारण बहुत ऑप्टिमिज्म नहीं है, बट फिर भी एक गट ये बद फीलिंग आ रहा है कि मार्केट इस बॉटम रेंज से, अगर जैसे आज फार्मर ने रिएक्ट किया, दूसरी कंट्रीज में भी कुछ ना कुछ चीजों का रिएक्शन आएगा, तो मार्केट यहाँ से स्लाइटली इंप्रूव जरूर हो सकता है। और डेफिनेट है कि ये वेदर मार्केट्स हैं। आज जैसे हमारे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मराठवाड़ा में प्रॉब्लम है, या इंदौर की अगर मैं बात करूँ मालवा एरिया की, तो लास्ट एक वीक से रेनफॉल थोड़ी सी रुकी हुई है। तो कहाँ क्या वेदर प्रीमियम्स आ सकते हैं वो हमें नहीं मालूम है, बिकॉज क्रॉप इज स्टिल शेपिंग अप। तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये बॉटम से कहीं मार्केट स्लाइटली इंप्रूव हो सकता है, बट यस, कोई बहुत ब्लास्ट होने वाली सिचुएशन वर्ल्ड वाइड ना कि इंडिया में।